मेरी पत्नी रोज रात को मुझे सुलाकर घर से बाहर जाती थी। रोज मेरे पर्स से कुछ पैसे निकाल कर बाहर जाती और जब 2 घंटे बाद वापस लौटती तो उसके हाथ में एक थैली होती। आखिर मेरी पत्नी रोज रात को जाती कहाँ है, उसी बात का पता लगाने के लिए एक दिन मैंने उसका पीछा किया। फिर जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि वो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। अपनी माँ का मैं और मेरी माँ ही एक दूसरे का सहारा थे। मेरे पिताजी मेरे बचपन में ही गुजर चुके थे। शायद जब तक तो मैं ये भी नहीं जानता था कि पिता होते क्या हैं। मेरी माँ ने ही मेरा पालन पोषण कर अपने पैरों पर खड़ा किया था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा था, तभी मेरी माँ वहाँ आई और कहने लगी कि बेटा राहुल, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांग रही हूँ। अगर तुम अपनी माँ को कुछ मानते हो तो बिना किसी सोच विचार के हाँ कर दो। मैं माँ की बातें समझ नहीं रहा था कि आखिर वो कहना क्या चाहती हैं। फिर मैंने माँ से कहा कि मैं आपकी कोई भी बात कभी टाल ही नहीं सकता। आप बताइए क्या बात है। तभी वो कहने लगी कि मैंने तुम्हारे लिए लड़की देख ली है और 1 महीने बाद शादी भी पक्की कर दी है। उनकी ये बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया, बिना मुझसे पूछे मेरी शादी तय कर दी। खैर, अब मैं कर भी क्या सकता था। मुझे माँ की माननी ही पड़ी, क्योंकि मैं उन्हें मना नहीं कर सकता था। आखिर कितनी उम्मीद से उन्होंने मेरे आगे यह बात रखी थी। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। अब मेरी शादी का दिन आ गया। मेरी पत्नी का नाम कल्पना था। अब मैं कल्पना को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया था। अब धीरे धीरे मैं कल्पना से प्यार करने लगा था, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने कल्पना को पहले एक नज़र में भी नहीं देखा था। लेकिन जब धीरे धीरे वह हमारे घर आकर सब कुछ संभाल लिया तो मैं भी उसे दिल दे बैठा। खैर, कल्पना मेरी माँ की लाडली थी। मेरी माँ शायद अब मुझसे ज़्यादा कल्पना को प्यार करती। कल्पना की हर बात उनके सर आंखों पर होती थी। माँ तो जैसे अपना सब कुछ कल्पना को ही मान चुकी थी। खैर, कल्पना शायद इसकी हकदार थी, क्योंकि वो माँ से इतना प्यार जो करती और हमेशा उनकी सेवा में लगी रहती थी। कल्पना अपने मायके बहुत कम जाती थी। कभी कभी मैं और माँ जिद करके उसे उसके मायके मिलवा लाते थे, तो वह कुछ देर उनसे बात करने के बाद वापस मेरे साथ आ जाती। ऐसे ही दिन निकलते गए। एक दिन मैंने देखा कि कल्पना रात को घर से बाहर जाती है और जब वापस आती है तो उसके हाथ में एक थैली होती है। मैं आधी नींद में था, इसलिए ज़्यादा गौर नहीं कर पाया। मैंने उस दिन की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि ये सब रोज होने वाला है। अब तो कल्पना हर रात को ऐसा करने लगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कर क्या रही है। मैं अपनी माँ से भी कुछ नहीं पूछ सकता था, क्योंकि मेरी माँ के लिए तो मानो कल्पना एक फरिश्ता ही थी। अगर मैं माँ को कुछ भी पूछता तो वो मुझ पर ही बरस पड़ती, क्योंकि उन्हें कल्पना की गलती कभी नजर ही नहीं आती। खैर, एक दिन मैंने उसका पीछा करने की सोची और सोने का नाटक करने लगा। जैसे ही कल्पना को लगा कि मैं सो गया हूँ तो वह मेरे पर्स से कुछ पैसे निकालकर कमरे से बाहर जाने लगी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं जाग रहा हूँ और सोने का नाटक कर रहा हूँ। मैं भी अब चुपके से उसका पीछा करने लगा। कल्पना सीधा घर के बने गार्डन में चली गई। मैं भी उसका पीछा करते हुए वहां एक बड़े से पौधे के पीछे छुप कर खड़ा हो गया। फिर मैंने देखा कि कल्पना एक लड़के के पास जाकर खड़ी हो गई है। वह लड़का कल्पना को अपनी तरफ खींच लेता है और वो वहीं पर बैठ जाते हैं। कल्पना उस लड़के का माथा चूमती है और वो दोनों भावना में बह जाते हैं। मैं ये सब देखकर दंग रह गया। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं मन में सोच रहा था कि ये औरत इतनी गिरी हुई है और मैं आज तक अंधेरे में रहा। मैंने कल्पना को दिल से प्यार किया था। मैंने उसे शादी से पहले देखा तक नहीं था और कल्पना इतनी खूबसूरत भी नहीं थी। फिर भी मैंने उसे अपना लिया। उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों को पूरा करता और वह जो भी कहती उसकी हर बात मानता था। फिर भी कल्पना मुझे धोखा दे रही थी। खैर, जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला और अपने आंसू पोंछे। फिर जल्दी से अपने कमरे में चला गया और जाकर सो गया, ताकि कल्पना को ऐसा न लगे कि मैंने सब कुछ देख लिया है। थोड़ी देर बाद कल्पना कमरे में आई। मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और खुद को ऐसे नाटक में ढाल लिया मानो मैं कितनी ही गहराई में सो रहा हूँ। कल्पना मेरे सिर पर हाथ फेरने लगी और मेरे पास बैठ गई।
मुझे उसका ये प्यार भरा सहलाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा मन कर रहा था कि झट से उठकर उसके एक तमाचा दे मारूं और सब कुछ बोल दूं। लेकिन मैंने जैसे तैसे अपने गुस्से को शांत किया और अपना धैर्य बनाए रखा। थोड़ी देर बाद जब कल्पना सो गई तो मैंने अपनी आंखें खोली और वही बात सोचने लगा कि आखिर कल्पना ऐसे क्यों कर रही थी मेरे साथ। मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। बस पूरी रात करवट बदलता रहा। सुबह कल्पना से पहले ही उठ गया और नहा धोकर तैयार हो गया। आज की सुबह मेरे लिए सबसे दुखी सुबह थी। आज मेरा मन बिल्कुल मरा हुआ सा था। जब भी कल्पना की तरफ नजर जाती तो मेरा खून खौल उठता। बार बार रात का पूरा सीन मेरे दिमाग पर छा जाता। हर सुबह उठकर कल्पना से बातें करना, उसकी तारीफ करना मेरी मानो आदत बन चुकी थी। लेकिन आज तो कल्पना मानो मुझे फूटी आंख भी नहीं भा रही थी। कल्पना को भी बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं किस वजह से इस कदर दुखी हूँ। वह रोज की तरह मेरे सामने नाटक कर रही थी, मानो मुझसे कितना ही प्यार कर रही हो। मुझे उसकी हर बात झूठी लग रही थी। मेरा मन कर रहा था कि इसे कल रात वाली सारी बात कह दूं, लेकिन मैं चाह कर भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। खैर, मैं कल्पना से बिना कुछ बोले ऑफिस चला गया। कल्पना को मेरे इस बर्ताव पर हैरानी तो जरूर हो रही होगी, क्योंकि आज से पहले कभी भी मैंने उसे इस तरह अनदेखा नहीं किया था। हमेशा ऑफिस जाने से पहले कल्पना से बातें करना, उससे हर एक चीज के बारे में पूछना, जो उसे शाम को जाते वक्त लाकर देनी, मानो मैं उसे छोड़कर ऑफिस जाना ही नहीं चाहता था। लेकिन आज मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैं अपने दुखी मन से ऑफिस चला गया। आज मैंने ऑफिस में सारी मीटिंग कैंसिल करवा दी और उतरे हुए चेहरे के साथ वहीं पर बैठा रहा। मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था कि क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो कल्पना ने ऐसा किया। मुझे तो कल रात वाली बात खाए जा रही थी। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि कल्पना ने मुझसे शादी क्यों की अगर वह मेरे साथ खुश नहीं थी। फिर मैंने एक नज़र सोचा कि शायद कल्पना उस लड़के से आशिकी लड़ाने के लिए उसे रात को बुलाती होगी और वह उसका पुराना आशिक होगा और मुझसे शादी अपने माँ के कहने पर की होगी और उनके दबाव में आकर मुझसे शादी कर ली होगी, जिसकी वजह से वह मेरे साथ खुश नहीं है। और तभी तो वह अपने गांव में अपनी माँ से मिलने नहीं जाती है, क्योंकि उसकी अपनी माँ के साथ बनती ही नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती मेरे साथ शादी जो करवा दी थी। फिर मैं अपनी ही बातों के ताने बुन रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। कल्पना की आखिर नियत क्या थी। लेकिन मैं कर भी कुछ नहीं सकता था। मैं चाहता तो कल्पना को उसी रात रंगे हाथ पकड़ लेता और सबके सामने ले आता। लेकिन कल्पना ने पूरे समाज में, हमारे पूरे शहर में और मेरी माँ की नज़रों में पूरी इज्जत बना ली थी। मेरी माँ तो मानो उसे एक फरिश्ता मानती हूँ, जैसे उसकी हर बात को मानना, उसकी हर एक बात को पूरा करना। और जब कभी कल्पना से कोई गलती हो जाती तो उसकी गलती को नज़रअंदाज कर देना। मेरी माँ कभी भी इस बात को नहीं मानती कि कल्पना ऐसी है। इसीलिए मैं बिना सबूत के अपनी माँ को कैसे बता सकता था कि मैंने क्या देखा है और मेरे ऊपर क्या बीत रही है। मैं अपना दुख दर्द बताता भी तो किसे बताता। मैं अपने मरे मरे कदमों से घर की तरफ चल पड़ा और रास्ते में एक बने गार्डन में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मेरी नज़र उस लड़के पर पड़ी जो कल रात कल्पना से मिलने के लिए आया था। मैंने देखा कि वह अपनी बाइक से वहां से निकला है। मेरा बहुत मन किया कि मैं जाकर उसकी कॉलर पकड़ लूं और उसे वहीं पर पीट दूं, क्योंकि मेरी बीवी के साथ वह चक्कर जो चला रहा था। लेकिन मैं भी कर भी क्या सकता था। आखिर मेरी बीवी की तो भी इसमें गलती थी ना। कोई भी लड़का अपने आप से कुछ नहीं करता। मेरी बीवी ने उसको सपोर्ट किया था। रात में मेरे घर से निकल कर जाती है और उससे मिलती है, तो इसमें उसका क्या कसूर। दोनों की एक ही नीयत है। फिर मैं दुखी मन से आंखों में आंसू लिए घर की तरफ चल पड़ा। तभी मेरे मन में ख्याल आता है कि मेरी पत्नी आखिर मेरे पर्स से पैसे क्यों निकालती है। फिर मैंने सोचा कि उस लड़के को देती होगी और वह अपनी अय्यासी करने के लिए पैसे कल्पना से लेता होगा और कल्पना तो मेरे पर्स से निकाल कर उसे दे देती होगी। उसका क्या जाता है। फिर मैं यही सोच विचार करता घर आ जाता हूँ और सोचने लगता हूँ कि आखिर उन्हें किस तरह रंगे हाथों पकड़ूं और अपनी माँ से कहूँ। तभी मेरे मन में विचार आया
कि क्यों ना मैं गार्डन में जहाँ पर वो लोग मिलते हैं वहाँ पर कैमरा छुपा कर रख देता हूँ, ताकि मैं जब उनको रंगे हाथ पकड़ूं और कल्पना मेरी माँ के आगे कोई भी तरह का झूठ बोले तो मैं वह कैमरे में आए सारी रिकॉर्डिंग्स अपनी माँ को बता सकूं। फिर मैंने यही सोचकर एक दुकान से कैमरा खरीदा और गार्डन में जहाँ पर वो लोग मिलते थे वहाँ पर सेट करके रख दिया और अपने कमरे में आ गया। मुझे इसी चीज़ का पछतावा हो रहा था कि मुझे नींद की गोली खाने की आदत थी। रात को नींद न आने की वजह से मैं नींद की गोली खाकर सोता था, जिसका फायदा कल्पना उठाती थी। जब उसे पता चल जाता था कि मैं नींद की गोली लेकर पूरी गहरी नींद में चला गया हूँ, तो वह मेरे पर्स से पैसे निकालकर उस लड़के के साथ अपनी आशिकी करने के लिए चली जाती थी। खैर, आज मैं इस संतुष्टि में सो गया कि रात को जब वह बाहर जाएगी तो मैं उसका पीछा करके उसे रंगों हाथ पकड़ लूंगा और जब झूठ बोलने की कोशिश करेगी तो उसके बारे में तो रिकॉर्ड हो ही जाएगा। फिर मैं ऐसे ही सो गया जैसे मानो कल्पना को लगा हो कि मैं बहुत ही गहरी नींद में सो गया हूँ। कल्पना ने मेरे साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने रूखे हुए शब्दों से उसे दूर कर दिया और कहा कि प्लीज़ मुझे बख्श दो, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मेरे ऐसे बर्ताव से कल्पना घबरा गई, लेकिन उसने इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया कि मैं किस वजह से ऐसा हुआ हूँ। उसने ऐसे ही विचार कर लिया कि शायद ऑफिस की थकान की वजह से आज मेरी तबीयत खराब है, इसीलिए ऐसा व्यवहार कर रहा हूँ। तभी कल्पना कुछ ज़्यादा नहीं बोली, ना ही मेरे साथ किसी भी तरह की बातचीत की और वह भी सो गई। मैं जैसे सोने का पूरी तरह नाटक कर रहा था, तभी कल्पना अपने बिस्तर से खड़ी हुई और मेरे पर्स से कुछ पैसे निकालते हुए घर से बाहर जाने लगी। मैंने झट से अपनी आंखें खोली और उसका पीछा करना शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद जब वह उस लड़के से जाकर मिलने लगी तो उस लड़के ने कल्पना का हाथ पकड़ लिया और वह दोनों बैठ गए। तभी वह लड़का फुसफुसाते हुए कल्पना को कुछ बोल रहा था, लेकिन मैं दूर खड़ा था इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने मौका पाकर झट से उनके पास जाकर उस लड़के की गर्दन पकड़ ली। मुझे अचानक वहाँ देखकर वह दोनों घबरा गए। तभी कल्पना कहने लगी कि आप यहाँ? तभी मैं कहने लगा कि हाँ, मैं अब तुम्हारी आशिकी ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। इसीलिए कल्पना कहने लगी कि एक बार मेरी बात सुन लीजिए, एक बार मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। लेकिन मैं कल्पना की कहाँ सुनने वाला था। मैं तो अपने ही गुस्से में मगन हो रखा था और कल्पना को बहुत ही बुरे बर्ताव के साथ बोले जा रहा था कि मैंने तो तुम्हारी हरकत कल रात को ही जान ली थी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं नींद की गोली खाकर सो जाता हूँ और मुझे कुछ पता नहीं चलता? अरे, मेरा सब ध्यान रहता है। तुम लोग क्या अयासी करते हो यहाँ पर? तभी वह लड़का भी अपनी गर्दन को झुकाए वहीं खड़ा था। हम लोगों का शोर सुनकर माँ भी वहाँ आ जाती है और कहती है कि क्या हुआ। तभी कल्पना को रोता देख माँ उसे गले से लगा लेती है और मुझे ही डांटने लगती है कि क्या कर दिया तूने ऐसा। मैंने माँ से कहा कि माँ, जरूरी नहीं है कि हर बार ही कल्पना सही हो। मैं कल्पना के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगा और उसे कहने लगा कि यह चरित्रहीन है, इसने मेरे साथ बहुत ही बड़ा धोखा किया है। यह रात को इस लड़के से रोजाना मिलने आती है। मैं इसे कल रात से ही देख रहा हूँ और आज जब यहाँ पर आ गई है तो मैं भी इसका पीछा करते हुए यहाँ पर आ गया। तभी कल्पना कहने लगी कि माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। तभी माँ मुझे ही डांटने लगी कि एक बार इसकी बात सुनने से तेरा क्या जाता है। तभी मैंने माँ को रिकॉर्डिंग दिखाते हुए कहा कि यह देखो, उस रिकॉर्डिंग में वह दोनों आपस में बात कर रहे थे, जिसमें वह लड़का कल्पना से कह रहा था कि दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे उस हालत से उठाकर मेरी मदद की और आज मैं आपको यही खुशखबरी देने के लिए आया था क्योंकि मेरी एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई है। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, अच्छे कपड़े दिए और मुझे एक अच्छी सी दुकान में कुछ काम करने पर लगा दिया ताकि मैं अपना पढ़ाई का खर्चा निकाल सकूं और जब कभी मुझे ज़रूरत पड़ती तो आप मुझे पैसे देती थीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी मेरे समझ में आ चुका था कि शायद मेरा जो वहम था वह बिल्कुल गलत था। तभी कल्पना रोते हुए कहने लगी कि यह मेरा भाई है। कुछ दिनों पहले जब मैं बाजार सब्जी लाने गई थी तो यह मुझे वहाँ सड़क के पास बहुत ही गरीबी हालत में मिला।
इसको उसकी सौतेली माँ ने घर से निकाल दिया था, इसीलिए बेचारा इस तरह इस हालत में था। लेकिन मैं इसका सहारा बनी और इसे कुछ पैसे आपके पास से निकाल कर रोज रात को देने लगी और एक अच्छी सी दुकान में ऐसी नौकरी लगवा दी ताकि अपनी पढ़ाई ढंग से कर सके, क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे मैं इसे नहीं दे सकती थी कि इसे एक नौकरी की पढ़ाई करवा सकूं। लेकिन मुझसे जितना होता था मैं इसकी मदद करती थी और यह रोज़ रात को मुझसे मिलने आता तो मेरे लिए एक जोड़ी कपड़े ले आता था। अपनी बहन समझकर मेरे लिए कुछ दिल से लेकर आता। अब मुझे सारा ताना बाना समझ में आ चुका था। अब मेरी नज़रें पूरी तरह से शर्म से झुक चुकी थीं। ना तो मैं माँ से, ना ही कल्पना से और ना ही उस लड़के से नज़र मिला सकता था, क्योंकि मैंने बिना पूरी सच्चाई जाने, बिना किसी से बात किए अपने ही मन में उन लोगों के लिए जो शक पैदा कर लिया था। अब मेरे पास अफसोस के सिवा कुछ नहीं बचा था। दोस्तों, ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हर किसी से हो जाती है, तो अपने रिश्तों में ट्रस्ट बना कर रखिए और जानने की कोशिश कीजिए कि कुछ गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। खुश रहिए, आबाद रहिए, सुनते रहिए।